Good morning, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Markande's Academy. So today in this video, we are going to discuss the most important questions regarding our finance commission. Okay, यानी कि वित्त आयोग से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इसमें करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आंसर भी देते चलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए वित्त आयोग है जो हमारा, वो हमारा कौन से अनुच्छेद में आता है। तो ये आता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल आंसर 280। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है हमारा वित्त आयोग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए जो वित्त आयोग होता है हमारा, इसमें सदस्य चुने जाते हैं हमारे। ठीक है, अब इन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो हमारा कौन करता है। तो देखिए जितने भी बड़े बड़े हमारे काम हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं अपना, कि हमारा भारत का जो सबसे पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक जिसको बोला गया है, तो ये सारे कार्यभार उनके सर पर होते हैं कि वो ही है जो इनको चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। तो देखिए वित्त आयोग में हमारे जो है अध्यक्ष कितने होते हैं और सदस्य कितने होते हैं। कोई भी हमारा कोई भी कमीशन हो या हमारी कोई भी बैठक हो, ठीक है, कोई भी जैसे हमारा हम बोलते थे कॉम्स है, ठीक है, हमारे मंत्रिपरिषद हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, अध्यक्ष हमेशा एक होता है, उसके नीचे हमारा उपाध्यक्ष होते हैं और फिर उसके नीचे है जो सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक अध्यक्ष है और 4 अन्य अध्यक्ष, यानी कि टोटल इसमें कितने होते हैं, 5 सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, 5 सदस्य होते हैं जिनमें एक हमारे क्या होता है, अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। अब देखिए वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये है हमारा 5 वर्ष के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यताएं कौन निर्धारित करता है। अब देखिए वित्त आयोग में सदस्य कैसे होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होगी, क्या उनके है जो उनके जो काम का एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारे डिसाइड करते हैं संसद। ठीक है, संसद हमारा फैसला लेगी कि वित्त आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे या उसके जो भी होने वाले सदस्य होंगे उनकी योग्यताएँ क्या क्या होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए निम्न में से किसका न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए जिस भी व्यक्ति को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना है, ठीक है, तो उसको है जो किसका अध्यक्ष है, जो किसका है जो उसको है जो न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वो किसका न्यायाधीश होना चाहिए, उच्च न्यायालय का। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट, उसके नीचे फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके नीचे हमारी पंचायत होती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का है जो वो न्यायाधीश हमारा होना चाहिए, इतनी वो योग्यता रखता हो कि वो हाई कोर्ट का हमारा अध्यक्ष बन जाए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वित्त के बारे में, ठीक है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, या फिर वो बन सकता है। इसी में क्वेश्चन निकलता है हमारा हाई कोर्ट कितने हैं टोटल। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, हर एक वीडियो में डिस्कस किया है कि टोटल हाई कोर्ट हमारे पास 25 हैं। 25वां हाई कोर्ट हमारा कहाँ पर बना है, अमरावती में बना है। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को याद आया होगा, हमने ये बहुत बार क्वेश्चन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वित्त आयोग अपनी सिफारिश दे सकता है। अब देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद दिया गया है जिसमें हमारा जो वित्त आयोग है, ठीक है, वो अपनी सिफारिश दे सकता है किसी भी चीज़ पर। ठीक है, वित्त फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई बात डिस्कस कर रहे हैं तो उस पर जो वित्त आयोग अपने जो सिफारिश कर सकता है कि ऐसे ऐसे ये काम होना है। ठीक है, तो ये आता है हमारा अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। 280 में हमारा वित्त आयोग की बात की गई है और वित्त आयोग अपनी सलाह किसी को दे सकता है किसी भी फाइनेंशियल हमारे मैटर पर, तो वो होता है हमारे पास आर्टिकल 281 के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग के कार्य और क्षेत्र अधिकार क्या हैं। अब देखिए वित्त आयोग सलाह तो देता है, अब वो सलाह किन किन कामों पर देता है, उसके काम कौन से हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामी का विवरण देना। ठीक है, यानी कि जो कर हैं हमारे, ठीक है, बहुत सारे हम टैक्सेस लगाते हैं ना हर एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारे कर होते हैं, ठीक है, जो हमारे टैक्स होते हैं, ठीक है, एक तो उनका विवरण देना कि ये टैक्स यहाँ से लिया गया, वो टैक्स वहाँ से लिया गया। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को व्यवस्थित करना। किसी भी राज्य की हमने हेल्प करनी है, ठीक है,
वो राज्य है जो वो इतना फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पा रहा है या इतना है जो वो कर इकट्ठा नहीं कर पा रहा है कि जिससे वो अपने स्टेट को आसानी से चला सके, या बहुत सारी चीज़ों में हम है जो सेंटर की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हमारा वित्त आयोग है वो भारत की जो संचित निधि होती है ना हमारी, ठीक है, उसमें से राज्यों के राजस्व में सहायता या फिर अनुदान, ठीक है, अनुदान देता है। थर्ड है हमारे पास सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग के निर्देश किए गए अन्य विषय के संबंध में, ठीक है, यानी कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति ने किसी भी आयोग को निर्देश दे दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इसको आप इजी वे में करना कि सुदृढ़ वित्त के हित में, सुदृढ़ यानी कि बिल्कुल ही निश्चित, ठीक है, कि ये चीज़ हमने करनी ही करनी है, और राष्ट्रपति ने कोई निर्देश दिए हैं, ठीक है, कोई निर्देश दिए हैं, तो उनके संबंध में किसी अन्य विषय पर अगर आयोग को है जो वो अपना सलाह देनी पड़े तो वो उसमें भी दे सकता है अपनी सलाह को, ठीक है। कोई वित्त बनाना है किसी भी तरीके से, राष्ट्रपति की उस पर क्या है निर्देश ज़रूरी है, राष्ट्रपति ने कोई निर्देश दिए हैं तो उस पर हमारे वित्त आयोग भी कार्य करेंगे, अपनी सलाह देंगे। तो ये उपरोक्त चारों हो जाएंगे इनके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? अब देखिए सबसे पहले जो हमारा वित्त आयोग है उसका गठन कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो वित्त आयोग जो है हमारा वो बना था, ठीक है। इसका गठन वर्ष अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा 1951 आता है, लेकिन कई जगह हम 1950 देखते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है आपका, 1950 में ये बना था हमारा, ठीक है, याद रखना है 1950 में बना था। और काम कब शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था इस पर 1951 में, ठीक है। तो ये शुरू काम हुआ, ठीक है, काम शुरू हुआ था 1951 में। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए वित्त आयोग के जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे के.सी. नियोगी, ठीक है, के.सी. नियोगी हमारे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो देखिए जो वित्त आयोग है हमारा कितने वर्ष के लिए है जो इसको गठित किया जाता है, कितने वर्ष तक ये काम करता है? तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये 5 वर्ष तक के लिए है जो इसको गठित किया जाता है। जिस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारे जो सरपंच जी होते हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से जो है हमारा वित्त आयोग है इसको भी 5 साल के लिए गठित किया जाता है। और ये पूरे 5 साल तक है हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का है जो फाइनेंशियल जो भी मैटर होता है उसको सोल्व करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। वित्त आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया जाता है? अब देखिए वित्त आयोग का हम गठन करते हैं तो इनका जो गठन है वो किन की सलाह पर किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये हैं तो गठन किया जाता है इनका राष्ट्रपति की सलाह पर, ठीक है। किन की सलाह पर किया जाता है गठन? राष्ट्रपति की सलाह पर गठन किया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति कौन है अभी? रामनाथ कोविंद है, ठीक है। तो उनकी सलाह पर क्या है हमारे वित्त आयोग का गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए हमने अध्यक्ष की बात की थी और सदस्यों की बात की थी कि इसमें है जो 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। तो वो जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो जो हमेशा अध्यक्ष होगा वो उसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। जो भी उस टाइम का प्रेजेंट प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो मोदी जी प्रधान इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे। आने वाले टाइम में अगर हम बोले कि कोई और है जो वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर वो इसका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? हेड बन जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है हमारी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन किया गया था 6 अप्रैल 1952 को। जी हाँ बिल्कुल सही है सभी का, 6 अप्रैल 1952 को हमने है जो इसका गठन किया था, ठीक है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा हमारा जो वर्तमान पीएम है हमारा वो होता है, ठीक है, अलग से कोई नहीं चुना जाता। और ये एक कैसी संस्था है, याद रखना है कि ये कैसी संस्था है हमारी, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का अर्थ समझते हो? जो भी गैर संवैधानिक संस्था होगी हमारी मतलब ये होगा कि संविधान से उसका कोई लेना देना नहीं है, संविधान में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। वो संविधान से हट करके एक संस्था बनाई गई है, यानी संविधान में उस संस्था के बनाए जाने की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन संविधान से अलग करके उस संस्था को बनाया गया, इसलिए वो गैर संवैधानिक संस्था हमारी होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं, क्या कार्य हैं? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद हमारा क्या कार्य करती है? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है हमारा वो क्या काम करती है कि जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम स्वरूप तैयार करना और हस्ताक्षर करके उनको आगे भेजना, ठीक है। ये हमारी पंचवर्षीय है जो वो इसका ये हमारी जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं
एनडीसी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। एनडीसी का काम हमारा होता है कि पंचवर्षीय योजना, क्योंकि अभी तो पंचवर्षीय योजना हमारी खत्म कर दी गई है ना, ठीक है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में काम कर रही है अभी भी, ठीक है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं को है जो वो इनका स्वरूप तैयार करना होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारी एनडीसी है, एनडीसी के सदस्य कौन कौन होते हैं, इसमें सारे के सारे तो मंत्री परिषद होते हैं, यानी कि कॉम्स के मेंबर होते हैं, ठीक है, सारे इसमें मंत्री होते हैं, ठीक है, और राज्यों के सीएम होते हैं, मेंबर होते हैं, तो जो भी हैं हमारे वो सारे के सारे इसके कौन होते हैं, सदस्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। योजना आयोग का नाम कब बदलकर नीति आयोग किया गया? तो देखिए योजना आयोग था हमारा, ठीक है, योजना आयोग अभी अभी हम पढ़ेंगे ना योजना आयोग, तो नाम से ही इसको इंडिकेट होता है कि योजना, योजना का मतलब है कि कोई प्लानिंग करना, कोई प्लानिंग बनाना, ठीक है। तो जो योजना आयोग है हमारा, पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है कि योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है। तो योजना आयोग का नाम कब बदला गया था? तो ये बदला गया था हमारा, योजना आयोग का नाम बदला गया था, ठीक है। इसका पहले हम इसका गठन कर लेते हैं कि गठन कब किया गया था। गठन याद होना चाहिए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 को हमने इसका गठन किया, ठीक है। अब हमने गठन कर दिया, नाम बदलना है इसका, नाम कब बदला, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। याद रखना है कि इसका जो गठन है हमने वो कब किया, 15 मार्च 1950 को किया, और फिर बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। नाम चेंज कब किया, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्लियर है? नाम चेंज करके क्या रखा, नीति आयोग, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग है, इसका नाम चेंज करके हमने बाद में रखा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग को एज अ थिंक टैंक क्यों कहा जाता है? एज अ थिंक टैंक, देखिए योजना आयोग, योजना को ही हमने नीति में बदल दिया, ठीक है। अब देखिए योजना थी हमारी तो कोई प्लानिंग करती थी, अब हमने एज अ थिंक टैंक बोला है। तो थिंक टैंक क्यों बोला है? क्योंकि यह एक सलाहकारी संस्था है, ये सलाह देती है, सजेशन देती है कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए, उस तरीके से वो काम होना चाहिए। तो एज अ थिंक टैंक, थिंक टैंक यानी कि एक सोचने का टैंक हम जिसको बोल देते हैं, ठीक है, सोचने का टैंक है ये हमारा, यानी कि सारा का सारा सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है कि ये हमारी एक सलाहकारी संस्था है जो सलाह देती है। क्लियर? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए योजना आयोग, क्योंकि सबसे पहला हमारा क्या था, ये योजना आयोग था ना, 15 मार्च 1950 को हमारे आज़ाद हुए थे हम 1947 में, और ये बना था 1950 में, ठीक है। तो हमने इसको 1950 में बनाया गया। तो उस टाइम पर इसके जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखना है, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि हमारे पहले प्रधानमंत्री यही थे, और हमने अभी क्या पढ़ा है कि हमारे प्रधानमंत्री ही क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये है हमारे अमिताभ कांत, ठीक है। याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? हमारे अमिताभ कांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नीति आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नीति आयोग को हम क्या बोलते हैं? सुपर कैबिनेट हम इसको बोलते हैं नीति आयोग को, ठीक है। सुपर कैबिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे जितने भी मंत्री होते हैं, या हमारा पीएम हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, ठीक है, सभी मिलाकर के हमारे है जो इसमें है जो इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, इसके अध्यक्ष सदस्य होते हैं। तो ऐसा कोई बचा ही नहीं कि जो बाहर रह जाए, ठीक है। इसीलिए इसको हम कैबिनेट, तो हमारा क्या होता है कि कैबिनेट तो हमारा चलो ये हो गया कि हमने कैबिनेट बनाया, लेकिन ये सुपर कैबिनेट है क्योंकि इसमें जितने भी बड़े बड़े हमारे मेंबर हैं, हमारे कंट्री के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, सारे के सारे इसके हैं जो वो मेंबर होते हैं वो, ठीक है, सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं। तो इसलिए इसको सुपर कैबिनेट का नाम भी दिया गया है, किसको? नीति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस की स्थापना कब की? अब देखिए ई गवर्नेंस क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसके तहत हम क्या करते हैं, बहुत सारी हमें सुख सुविधाएं जिससे है जो वो मिल गई हैं, ठीक है। वो क्या क्या है कि आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम जो अपने हर तरीके से जो हर किसी भी तरीके से वोट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के है हम नॉलेज ले सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ई गवर्नेंस है जो हमारी हेल्प करती है, और इसकी कब स्थापना की गई थी? 15 अगस्त 2000 को सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई गवर्नेंस की स्थापना की थी। कहाँ पर? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इंफॉर्मेशन है, सॉरी, ठीक है, तो वहाँ पर है जो इसकी स्थापना की थी। कब की थी ई गवर्नेंस की स्थापना? 15 अगस्त 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो देखिए निर्वाचन जो हमारा
आयोग है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग यानी कि किसी को भी चुनना, ठीक है। चुनना मतलब हम जैसे वोटिंग वगैरह करते हैं, मत वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो यही निर्वाचन आयोग है हमारा। निर्वाचन आयोग का जो हमने पूछा है कि इनका जो अनुच्छेद अलग अलग दिए हैं, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे आते हैं, तो ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक है। 324 के अंतर्गत हमारे निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो हमारे एज वगैरह को डिफाइन करता है कि 18 साल का बच्चा है जो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो जितने भी तरीके से मतलब जो भी वोटिंग कराना, किसी भी चीज़ को कुछ भी कराना, ये सारा निर्वाचन आयोग का काम होता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 3 होते हैं ना हमारे पास, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, वो तो उनकी है जो वो नियुक्ति कौन करता है हमारा। तो जितने भी हमने सारे के सारे काम थे, हमने किसको सौंपे हुए हैं? अपने राष्ट्रपति को सौंपे हुए हैं, तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की किस निधि से मिलता है? तो देखिए, भारत की कौन सी निधि है जिससे इन सब का जो वेतन वगैरह चुकाया जाता है? तो इनका वेतन एक ही निधि से दिया जाता है, संचित निधि से, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने, संचित निधि से हमें जो इनका वेतन वगैरह देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो हमारे, ठीक है, उन सभी का जो कार्यकाल है हमारा वो होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, या तो वो 6 वर्ष अपने पूरे कर चुका हो। जैसे अभी वो फर्स्ट डेट को चुना गया, तो आने वाले 6 साल के बाद जो फर्स्ट डेट होगी उस तक उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, या फिर उसने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो अपनी, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी 59 ईयर की एज में लगा हो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसका कार्यकाल तो ख़त्म हो ही गया है, साथ के साथ उसकी एज भी कितनी हो गई है? 65 हो गई है, ठीक है। तो ये इंसान भी क्या है कि वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दोनों सदनों द्वारा कितने बहुमत से हटाया जाता है? अब देखिए, जब इनको हटाने की बारी आती है तो जो बहुमत है हमारा दोनों सदनों में कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2/3 बहुमत, ठीक है। 2/3, 2/3 में इसको बोल देते हैं। तो इतना बहुमत है जो हमारा दोनों सदनों में होना चाहिए, तब इनको हम इनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए चुनाव कौन कराता है? तो देखिए, अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो हमारा आता है निर्वाचन आयोग, वो हमारे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के लिए क्या कराता है? चुनाव कराता है, ठीक है। इसका सारा कार्यभार होता है कि ये सारा काम कराना, जिसमें 3 होते हैं ये, ठीक है। एक मुख्य अध्यक्ष होता है हमारा और 2 अन्य सदस्य होते हैं। और उसके बाद क्या है, ये पदोन्नति होती जाती है, जो निचले वाले 2 सदस्य होते हैं ना हमारे, उनमें से ही कोई एक अध्यक्ष बन जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं? अब देखिए, निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है। तो राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ठीक है। उसके बाद है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, चुनाव की व्यवस्था करना और मतदाता सूची का निर्माण करना। तो ये सारे काम हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो सारे काम करता है। राजनीतिक दलों की जो आचार संहिता भी तैयार करता है ना, कि आचार संहिता हम बोलते हैं ना कि अब हम प्रचार नहीं कर सकते, आचार संहिता लग गई, ठीक है। तो ये कौन लगाता है? निर्वाचन आयोग लगाता है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण, किस तरीके से वोट दी जानी है, किस तरीके से हम अपने सही वोट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और चुनाव की व्यवस्था करना और मतदाता सूची का निर्माण भी कौन करता है? हमारा निर्वाचन आयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब देखिए, परिसीमन जो आयोग है हमारा, ठीक है, ये भी एक तरीके से हमारा आयोग है। तो इसका अध्यक्ष है वो कौन होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा हमारा, यानी कि CEC का मतलब होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो हमारा, वो कौन होता है? परिसीमन का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, ईवीएम का पूरा नाम हमने बताना है। ईवीएम हमारी क्या होती है और इसका पूरा नाम जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है हमारा? इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिक, हम बोल देते हैं इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ये हमारा पूरा नाम है। इसको कई जगह हम इलेक्ट्रॉनिक ना लिख करके इलेक्ट्रिक मशीन भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, यानी कि एक बिजली से चलने वाली जो हम मशीन होती है। क्योंकि पहले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा ना कि ईवीएम कहीं पर भी नहीं था, हम कागज़ की वोट डाल के आया करते थे, ठीक है। अगर कहीं से सुना हो अपना दादा परदादी जी से कोई किस्से सुने हो, ठीक है, तो वो क्या बोलते थे कि हम है जो पेपर होता था उस पर स्टैंप लगा करके और फिर हम उसको वोटिंग के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आजकल क्या है, बटन दबाओ सीधा वोट चली गई, ठीक है। तो ये ईवीएम है हमारा इलेक्ट्रिक
वोटिंग मशीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ईवीएम का प्रथम प्रयोग राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली में पहली बार कब किया गया था? तो देखिए पहली बार हमें इससे क्वेश्चन हमारे दो निकल गए कि पहली बार इसका प्रयोग कहाँ हुआ था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में। लेकिन पूरे तरीके से प्रयोग नहीं किया गया, कुछ एक एरियाज़ में इसको प्रयोग किया गया था, ट्राई करके देखा गया था, ठीक है। तो ये हुआ था सन 1998 में, ठीक है। सन 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ था, लेकिन पूरे एरिया पर नहीं हुआ था, टोटल क्षेत्र पर नहीं किया गया था, कुछ एक एरियाज़ में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पहली बार कहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में ईवीएम से चुनाव संपन्न हुए? तो सबसे पहली बार जहाँ पर है जो ईवीएम से संपूर्ण क्षेत्र में जो चुनाव हमारे संपन्न हुए थे वो है हमारा गोवा में, ठीक है। तो गोवा में सबसे पहली बार हमने है जो ईवीएम का प्रयोग किया था, जहाँ पर ईवीएम से संपूर्ण जो चुनाव है हमारे संपन्न हुए थे, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और आज के क्वेश्चन हम सॉरी आगे भी हैं हमारे क्वेश्चन, मुझे लगा कि यहीं तक है। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये हमारा, किस वर्ष संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आम चुनाव के दौरान सभी क्षेत्रों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था? ठीक है, तो ये पूछा गया है, यानी कि वो कौन सा वर्ष था जब है जो हमारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है, जितने भी हमारे जो जितने भी हमारी जो मतलब जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो उसमें जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो वो था हमारे पास 2004 में हमने ईवीएम का पूर्ण तरीके से प्रयोग कर लिया था। तो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, अगर थोड़ी सी भी आपको ये लगा है कि मैंने थोड़ा सा भी मेहनत की है या आप लोगों को ठीक से कराने की कोशिश की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।